तो हम इस बात को कह रहे थे कि भाई चुनावी व्यवस्था जो है, तो चुनावी व्यवस्था पर जो है बगैर थॉट दिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक दिन के अंदर बगैर रिसर्च और स्टडी किए जो है वो 4 जनवरी 1949 को इसको जो है वो ओके कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि चुनावी व्यवस्था पर जो है हमको जितना गंभीर थॉट देना चाहिए था वो थॉट ना देने की वजह से जो है ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर और भी, तो जो एमएलएस की जो खरीद फरोख्त होती है तो उसके लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ में भी उसका प्रोविजन लाया जा सकता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में भी इसका जो है वो लाया जा सकता है और एंटी करप्शन एक्ट जो है 1987 में भी इसका जो है वो प्रोविजन लाया जा सकता है। और वैसे प्रोविजंस अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, 10 शेड्यूल में और एंटी करप्शन लॉ में अगर लाया जा सकता है तो इसमें काफी चीजें वो चेक की जा सकती है। अच्छा सर ये काफी हम थोड़ा माफी चाहेंगे हमारे साथियों से, कुछ टेक्निकल वजह से हमारा डिसकंटिन्यू हुआ, लेकिन अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोग्राम को। सर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी जो है अमिताभ कांत जी है, उन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी होने की वजह से कोई बहुत कठोर निर्णय गवर्नमेंट नहीं ले पाती, यानी डेमोक्रेसी एक तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी को काउंटर किया है। आप कैसे देखते हैं इनके वक्तव्य की तरफ? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी सही तरीके से ना होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कि भारत के डेमोक्रेसी अगर आप केवल चुनाव समझ रहे हैं, क्या नाम था उनका, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। अब फिर मैं कहूंगा आप फिर वो नीति आयोग में है। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू मिस्टर अमिताभ। आप आई थिंक दैट यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो आपको पॉलिटिकल साइंस को और वेरियस देखना। इफ डेमोक्रेसी इज सच अ रिस्पॉन्सिबल थिंग, देन व्हाई यूरोप इज सो मच डेवलप? व्हाई यू सी साउथ अफ्रीका एंड जापान एंड यू सी साउथ कोरिया and Latin American countries, they are also progressing in the world. Why America is also progressing in the world? So the problem is not, you see, that there is too much democracy. The problem is the absence of proper democratic procedures, and first of all I would say that the Indian democracy is not at all representative. It is not at all, you see, participatory and deliberative. The electoral system is defective. Then there are so many weaknesses in the Constitution of India, as we are discussing. On the various reforms that are supposed to be made. And then you see there are certain, you see, loopholes in the administrative procedures in the decision making, you see, balance. And then there is an issue of federalism also in our country. So if we reconcile all these things, you see, India can also develop in a greater manner. And all the democratic countries, mainly the democratic countries of the European countries or the Latin American countries and the African countries, America, even the Asian countries, they have developed with democracy only. So we have to make our democracy properly representative and deliberative. That is a solution. So it's not too much democracy, but a defective democracy that is supposed to be reformed. That is my answer to Amitabh ji. सर इसी कड़ी में काफी सवाल आ रहे हैं, तो इसी में हम पूछना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है, रामपुकार पासवान जी पूछ रहे हैं, मोदी सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र के अपने चाहते लोगों के हाथ में सौंपा जा रहा है, तो इसमें क्या मानवाधिकारों के हनन हो रहे हैं भारत के लोगों के? हाँ, मानवाधिकारों का हनन तो बिल्कुल होता है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है बेसिकली तो वो पब्लिक के टैक्सेस से जो बन रही पब्लिक सेक्टर, उसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। भाई वो तो कोई अंबानी अडानी ने पैसा लगा के तो जो है भारत सेल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्माण नहीं किया, ओएनजीसी को निर्माण नहीं किया। वो तो सालों साल भारत के जो टैक्सेस है लोगों के, उसके वजह से डेवलप हुआ। और आज मोदी जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया आजादी के ऊपर, बोलते हुए स्वामी विवेकानंद का कोई कोट दिया। स्वामी विवेकानंद जी का आजादी में क्या रोल है भाई, ये मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। कम से कम आप गांधी जी का नाम ले लेते, भगत सिंह जी का नाम ले लेते, नेहरू का नाम तो आप लेते ही नहीं। भारत की जो लोकतंत्र है उसका पहला जो आधार है, जो वर्किंग डेमोक्रेसी जो बनाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वर्किंग में लाया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाए, डैम्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए, चुनाव कराए, इसमें तो सब जो है जवाहरलाल नेहरू जी का रोल है। उसमें जो है आपके हेगड़ेवार का और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रोल है, आपके जो है वो गोलवलकर जी का क्या रोल है, स्वामी विवेकानंद जी का क्या रोल है। तो मोदी जी जो है, आप जो है ये तमाम जो बातें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर में हंसी आती है। पता नहीं आपको कौन वोट देता है, आपके जैसा भोंदू जो प्राइम मिनिस्टर जो है मैंने नहीं देखा है। तो मेरा ये कहना है कि जो महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर में, कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अगर प्रॉफिट में है उसको प्राइवेटाइज करना ये गलत है, क्योंकि वो पब्लिक के टैक्सेस से बनी है। वो कोई प्राइवेट पैसे से अपने घर से नहीं बनाया टाटा अंबानी ने और अडानी ने जो है वो।
तो इसमें जो इकोनॉमिक राइट्स है लोगों के, राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमिक राइट है, तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक राइट है, वो अफेक्ट हो रहा है ना, तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। पर आज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, अगर उसको प्राइवेटाइज किया जाता है तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं कि आप उसको रोक सको। ओके सर, मैं साथियों से गुजारिश करूंगा कि हमारे वीडियो डिसकंटिन्यू होने के वजह से जो अभी चल रही वीडियो में उसके किसी के सवाल छूट रहे हो तो वो साथी दोबारा टाइप करके पूछे, हम जरूर अगर उनके रिलेवेंट सवाल है तो जरूर लेंगे। सर जैसे ये डेमोक्रेसी की बात चल रही है, तो अभी संसद में जो कानून पास होते हैं, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो ये 3 दिनों में ये किसान बिल पास हुए, इस तरह के कई बिल 3 दिनों में पास हुए बिगर व्यापक चर्चा के, तो इसका क्या असर पड़ता है जनमानस के पॉलिसीज मेकिंग पे? देखिए एक बात मैं बार बार कहता हूं, रूल ऑफ लॉ इज नॉट सफिशिएंट। रूल ऑफ विच लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट। कि आप कानून बना रहे, ठीक है, संसद को अधिकार है, विधानसभा को अधिकार है, आप कानून बना सकते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किस तरह का कानून बनाते हैं, किस तरह से कानून बनाते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो कानून में अगर जस्टिस नहीं है, फेयरनेस नहीं है, पब्लिक गुड नहीं है, 3 बातें मैं कह रहा हूं, अगर उसमें न्याय नहीं है, अगर उसमें सार्वजनिक हित नहीं है, तो वो कानून संविधान सम्मत और मानवाधिकार सम्मत नहीं होता है। ये पहली बात है, ये हमको समझ लेना चाहिए। दूसरा, कोई भी कानून बनाने के पहले उसके स्टेजेस को पार करना चाहिए। क्या स्टेजेस है? सबसे पहले जो उसको ओपिनियन डिक्लेयर करना चाहिए कि हम इस तरह का कानून बनाना चाहते हैं, स्टेज नंबर 1। दूसरा, लोगों के व्यूज बुलाना चाहिए कि आप व्यूज दीजिए कि ये कानून किस तरह बनना चाहिए। उसके बाद में ड्राफ्ट बनाना चाहिए, फिर ड्राफ्ट को फिर डिक्लेयर करना चाहिए कि ये ड्राफ्ट है, अभी आप फिर इस पर व्यू दीजिए कि क्या होना चाहिए। फिर वो ड्राफ्ट को ले जाकर जो है कैबिनेट में पास करके पार्लियामेंट में रखना चाहिए। फिर पार्लियामेंट में जो है वो जाने के बाद में मेंबर्स को उस पर अपने व्यू देने का अधिकार होना चाहिए, अमेंडमेंट्स मूव करने का अधिकार होना चाहिए। अगर मेंबर्स बोलते हैं ज्यादा, अगर जरूरत हो तो पार्लियामेंट्री कमेटीज को रेफर होना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी खुद अपना व्यू दे, लोग वहां पर भी अपने व्यू दे सकते हैं, नागरिक। उसके बाद फिर वापस आके फिर उसको जो है लेजिस्लेट करना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में। ये लॉ मेकिंग की सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। और इसमें जो मैं कह रहा हूं कि जैसे SC/ST की कमिटीज है, वैसे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। वो ह्यूमन राइट्स की पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो अगर उसमें रहेगी, जो अभी हमारे संसद में नहीं है, तो वो कमेटी भी देखेगी कि भाई ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है या नहीं करती है। जैसे इकोनॉमिक एंड फाइनेंस कमेटी है, वो फाइनेंशियल प्रोविजन को देख लेगी, तो ह्यूमन राइट्स की कमेटी वेरियस राइट्स के इश्यूज को देख लेगी। SC/ST की कमेटी जो है वो SC/ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन कुछ है क्या, ये तमाम चीजें देख लेगी। और उसके बाद ये प्रोसीजर करके लॉ को यदि पास किया जाए, तो मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा वो लॉ जो है वो क्लियर होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद भी अगर किसी को अगर कोई उसमें शिकायत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो मैं समझता हूं ये प्रॉपर प्रोसीजर जो है होनी चाहिए। अगर ये प्रोसीजर को फॉलो करके किए बगैर अगर कोई भी कानून बनाया जाता है और अगर वो न्याय संगत नहीं है, उसमें यदि जो है वो सार्वजनिक हित नहीं है, तो वो कानून जो है वो मानव अधिकार और लोकतंत्र के संविधान से सम्मत नहीं है, सुसंगत नहीं है, इसको हमने मानना चाहिए। राइट सर, मैं साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ये हमारा जो सेकंड वीडियो है उसमें सवाल भेजें। सर का जो रिसर्च है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का, अनेक अंगों मगों का, उसके ऊपर कुछ अगर उससे रिलेटेड कुछ आपके पास मन में सवाल है तो जरूर पूछें, क्योंकि उसका रिलेटेड एक पेज हमने अभी फेसबुक में तैयार किया है, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म, जिससे रिलेटेड ही चीजें आपको मिलेगी। काफी डिटेल में सर का जो स्टडी है साइंस को लेकर और हिस्ट्री को लेकर, उसमें उन्होंने काफी चीजों में करेक्ट कर रहे हैं सर हम हिस्ट्री को। तो सर ये जो है आप जो है सिर्फ प्रगतिशील या ऐतिहासिक बातें ही नहीं करते, तो उसको करके दिखाने में विश्वास करते हैं। आप में से आपके 16 में से 8 बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सपांड करने के बड़े बिल है, तो ये सारी चीजें आप कैसे कर पाते हैं? नहीं, मैंने फिर से कहा, लॉ इज कॉमन सेंस विद रीजनिंग एंड ऑफ कोर्स विद सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड वेरियस ह्यूमन राइट्स एंड लॉज। तो ये चीजें मैं जब मैंने कहा, मैं जब सिविल सर्विसेज पढ़ रहा था तब वो 23 साल से ही मैं कॉन्स्टिट्यूशंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में जब अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई तो उस फेज से और भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस और ह्यूमन राइट्स को काफी डिटेल में पढ़ा, और तब मुझे समझ में आया कि हमारा संविधान अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल्स है, और वो लूप होल्स पहले बनते वक्त ही रह गए हैं, और फिर उसके बाद जो प्रोविजंस और उसमें आना चाहिए वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं लाए। तो मैंने ये बात पर जो है, जब रूल ऑफ लॉ को जब मैं स्टडी कर रहा था, तो रूल ऑफ लॉ में जो है जो आर्बिट्ररीनेस है,
जो आर्बिट्ररीनेस है या इक्वालिटी इन लॉ की जो प्रोविजंस है वो यदि ना हो तो फिर रूल ऑफ लॉ, केवल कानून संसद ने बना लिया, केवल संविधान है, केवल ये कानून है इसलिए आप इसको मानो, ये जो है वो बाइंडिंग हो जाता है और उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई चेंजेस नहीं आते, कोई रिफॉर्म्स प्रॉपर या प्रोग्रेसिव चेंजेस नहीं होते। तो इसको ठीक करने के लिए फिर मैंने ये जो बड़ी बड़ी 8-10 जो इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, तो उसका जो स्टडी मेरा क्लियर हुआ और फिर मैंने पहला इलेक्टोरल सिस्टम के बिल्स बनाए, फिर ह्यूमन। तो आर्टिकल बाय आर्टिकल अगर उसको क्लॉज बाय क्लॉज, सब क्लॉज बाय सब क्लॉज देख ले, शेड्यूल बाय शेड्यूल एंड पैरास बाय पैरास एंड एंट्रीज बाय एंट्रीज को यदि देख ले, तो आप ये पाएंगे कि लगभग 45 से 50% हमारा संविधान और ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर ये बिल्स को इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। और तमाम भारतीयों के जो अधिकार हैं, उनका जो विकास है, उनकी डिग्निटी जो है वो और ज्यादा अच्छे से गारंटी होगी। और SC ST OBC माइनॉरिटीज का जो है, श्रमिकों और किसानों का तो और भी अच्छा होगा। सर आपने इतने सारे बिल दिए हैं और हम देखते हैं कि आप जो भारत का जो नाम है वो गोंडवाना सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप इतना साइंस ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इतनी प्रगतिशील बातें करते हैं, तो आप एक एंशिएंट हिस्ट्री में जाके आप गोंडवाना क्यों सजेस्ट कर रहे हैं भारत का नाम? नहीं, अगर मैं इसकी प्योरली साइंस और नेचर से बोलूँ तो धरती का भी नाम नहीं है और हमारे कंट्री का भी नाम नहीं, हमारा भी नाम नहीं है। हम तो केवल जो है नेचर में एक एग्जिस्टेंस में है वेरियस। अगर आप मुझे पूछेंगे तो हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, पोटेशियम इससे बने हुए हैं। तो देखिए, नेचर और साइंस में तो नाम नहीं होता है, साइंस और नेचर में नहीं, लेकिन कल्चर और हिस्ट्री में जो है वो नाम होता है। और अगर कल्चर और हिस्ट्री के हिसाब से, जैसे हमने इंडिया, हमारा जब ग्रीक लोग आए तो इंडिया नाम पड़ा, उसके पहले जो है वो कभी जम्बूद्वीप बोला जाता था, भारत बोला जाता था। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें, आज भी देखो मोदी जी जाके रुक गए 3600 साल वेदों पर रुक गए। अरे भैया, भारत के इतिहास की शुरुआत वेदों से नहीं होती है। मैं RSS के लोगों से कहना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ और बहुत सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2550 साल पहले भी इतिहास शुरू नहीं होता है, 3600 साल पहले भी इतिहास शुरू नहीं होता। भारत का इतिहास 50,000 साल पहले शुरू होता है और सबसे पहली मानव सभ्यता यह ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स की है। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस की सभ्यता 60,000 साल पहले की है। भारत में चाहे वो हमारे झारखंड हो या हमारा छत्तीसगढ़ हो या हमारा मध्य प्रदेश हो या हमारा आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो या राजस्थान हो या बिहार हो या गुजरात भी हो या महाराष्ट्र भी हो, तो 50,000 साल पहले से यहाँ ट्राइबल कल्चर जो है, चाहे वो आज के समय में हम जिनको गोंड ट्राइब्स कहते हैं या जिनको हम मुंडा ट्राइब्स कहते हैं, हो ट्राइब्स कहते हैं या और भी नागा ट्राइब्स है उधर के, तो ये तमाम जो ट्राइब्स है, इनकी जो सभ्यता है वो 50,000 साल पहले से थी। और इसके कई साइट्स मिलेंगे आपको, मैं बार बार नाम लेता हूँ। तमिलनाडु में अतिरापक्कम, फिर आप आंध्र प्रदेश में आ जाए कुर्नूल केव्स, फिर आप चले जाइए हुसिंगी वैली कर्नाटका में, ऊपर आ जाइए महाराष्ट्र में नेवासा, फिर आप मध्य प्रदेश चले जाइए भीमबेटका, आदमगढ़, बगोर, फिर आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए पूरा बस्तर, झारखंड में चले जाइए सिंहभूम, बिहार में चले जाइए पैसारा, फिर आप बंगाल में चले जाइए तो सिंहभूम से लग के जो जिले हैं वहां पर साइट्स मिल जाएंगे। आप चले जाइए फिर राजस्थान में तो डिडवाना। तो ये तमाम जो साइट्स है वो ट्राइबल कल्चर के साइट्स है, जिनका पीरियड 40,000, 50,000 साल, 25,000 साल, 20,000 साल, नियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी आई से जब नीचे आया उसके पहले से जो है ये साइट्स आपको मिलेंगे। तो जब एडगर स्वेस जब आए यहाँ पर, जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है, जब वो स्टडी करने आए और जब पूरा ये भूखंड जो है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का इकट्ठा था, ऑफकोर्स वो मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले का था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको मैं कल्चरली क्या नाम दूं। तो कल्चरली जब एडवर्ड स्वेस आए तो उनको जो है, जो आदिवासियों का जो ट्राइबल कल्चर है उसमें गोंडवाना की जो संकल्पना है, गोंडवाना नाम उनको सबसे प्राचीन मिला। और उन्होंने कहा कि भाई भारत जो है, ये जो कॉन्टिनेंट था ये गोंडवाना लैंड थी, यानी ये जो है जो ट्राइबल का कोया द्वीप, कोयामुरी द्वीप, सिंगार द्वीप, ये जो आदिवासी यानी जो आज के आदिवासी है वो कोया बोला गया। तो कोया से जो है वो फिर बाद में गोंडवाना शब्द आया और ये शब्द जम्बूद्वीप के पहले था, भारत के पहले था। और ब्राह्मणिकल लोग कहते हैं कि भाई वेदों से भारत के सभ्यता की शुरुआत होती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई 2550 साल पहले भारत की हिस्ट्री शुरू हुई जो है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से केवल रूरल और अर्बन फेज शुरू होता है, प्री रूरल फेज, प्री अर्बन फेज, प्री हिस्ट्री का जो है वो 40-50 हजार साल पहले इंडिया में शुरू होता है। और वो कल्चरल नेम उसका कोयामुरी द्वीप, सिंगार द्वीप या गोंडवाना था।
तो इसलिए मैंने कहा कि भारत से पहले गोंडवाना था, और ये संयुक्तिक होगा कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर संसद ऐसा अमेंडमेंट करती है कि इंडिया दैट मीन्स गोंडवाना अगर हो, तो वो भारत का सही जो है वो नाम होगा। तो जब तक ये नहीं होता तब तक हम भारत को गोंडवाना करके जो है वो प्रचलित करते रहेंगे, और ये कहने वाला मैं पहला लीडर हूं, और एपीआई में हमने इसको डिक्लेयर किया है कि हम भारत को जो है गोंडवाना नाम देंगे। सर, अभी कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की बात निकली है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कॉस्मो ह्यूमैनिज्म जो है हमें अनेक नियमों, अनेक समाधानों की तरफ सोचने के लिए किस तरह से मार्गदर्शन करता है? देखिए, मैं बार बार इसे बताते रहा हूं कि ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, जिसको आप अंतरिक्ष कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं, नेचर कहते हैं, हमारी मानव की दुनिया को छोड़ के, और हमारी मानव की दुनिया पर भी मैं बात करूंगा क्योंकि आज ह्यूमन राइट्स डे है, तो इंटरनेशनल लॉ, डोमेस्टिक लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ ओशंस, लॉ ऑफ एरोस्पेस, लॉ ऑफ एनवायरमेंट, लॉ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉ ऑफ जेनेटिक्स, लॉ ऑफ ओशियंस, इस तरह के वेरियस लॉज भी है। तो ह्यूमन मेड वर्ल्ड में भी वेरियस लॉज है, और जो पूरी सृष्टि है, कॉस्मोस है, नेचर है, वो भी वेरियस लॉज से चलती है। जो मैं बार बार कहता हूँ, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन है, न्यू लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मैथमेटिकल लॉज है, फिर जेनेटिकल लॉज है मेंडेलियंस के। तो इस तरह के जो वेरियस लॉज है उससे ये कॉस्मोस चलता है। कोई ईश्वर से, आत्मा से, या काल्पनिक महामानव या महाशक्ति से जो है ये नहीं चलता है, ये लॉज ऑफ नेचर से चलता है। तो जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो ये फैक्ट हमको जो है वो क्लियर होता है कि भाई कॉस्मोस कैसे चलता है, इसका ओरिजिन कैसा है, ये कैसा डेवलप हो रहा है, क्या इसका एंड है या नहीं है, टाइम स्पेस क्या है, एनर्जी मैटर का रिलेशन क्या है, फिर क्वांटम लेवल पे कैसा एनर्जी जो है वो है सब पार्टिकल लेवल, और उसके आगे कितने डिमेंशंस है। तो ये तमाम चीजें जो हमको साइंस में क्लियर होती है, तो उससे हमें समझ में आता है कि ईश्वर, आत्मा या कोई काल्पनिक शक्ति नहीं, जो साइंटिफिक लॉ से वर्ल्ड चलता है। और कई समाधान इसमें है, जैसे अगर आपको नेचर लेवल पे भी देखें तो आपको जो मेडिसिन मिल रही है वो कई जगह नेचर से मिल रही है। आपको अगर मिनरल्स कहीं धरती पे खत्म हो तो एस्ट्रॉइड्स पे मिनरल्स है आपके पास में। आपकी एनर्जी अगर कार्बोहाइड्रेट्स जो है अगर फॉसिल फ्यूल्स अगर समाप्त होते हैं तो आपको सोलर एनर्जी अवेलेबल है, या आप आपकी गैलेक्सी से भी यूनिवर्स एनर्जी ले सकते हैं, आपके यूनिवर्स से भी एनर्जी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यू डेवलप दैट टेक्नोलॉजी। तो सॉल्यूशंस भी नेचर ही आपको अलग अलग सॉल्यूशंस भी देता है। तो आप जब कॉस्मोस और नेचर को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि मेनी लॉज है और मल्टीपल सॉल्यूशंस है। उसी तरह से जब हम हमारे वर्ल्ड में आते हैं तो कई लॉज है और कई सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन जैसे इकोनॉमिक्स के वेरियस सॉल्यूशंस है कि भाई किस तरह का मॉडल हो, लेबर इंटेंसिव हो, कैपिटल इंटेंसिव हो, या इनोवेशन एंड नॉलेज ड्रिवन ग्रोथ हो। फिर आपका टैक्सेशन सिस्टम कैसा हो, प्री टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, पोस्ट टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स कैसे लाया जाए, ह्यूमन राइट्स को और कैसे डेवलप किया जाए, ये सब तमाम सॉल्यूशंस है। इकोनॉमिक्स का मॉडल कैसा हो, रिप्रेजेंटेशन का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा हो, ये तमाम चीजें, एजुकेशन का सिस्टम कैसा हो, इसके भी मल्टीपल सॉल्यूशंस है, मल्टीपल थियरीज है। तो दुनिया में एक विचारधारा नहीं है, एक दर्शन नहीं है, एक मार्ग नहीं है, एक लॉ नहीं है। दुनिया में अनेक लॉज है और अनेक समाधान है, और यही कॉस्मो ह्यूमैनिज्म साइंटिफिकली हमको पढ़ा रहा है। साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस जो है, साइंस, ट्रुथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स, मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड, यही कॉस्मो ह्यूमैनिज्म है। और इस लिहाज से मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरी 30 साल की पढ़ाई में ये रिसर्च करके, डिस्कवरी करके मैंने लोगों के आगे रखा, और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में कॉस्मो ह्यूमैनिज्म हमारे लिए सर्वोपरि है। उसको लेकर हम जो है अभी समाधान दे रहे हैं, और इस लिहाज से अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे यूनिक पार्टी है। सर, झारखंड से सवाल है विनोद टोको जी का। चतरा झारखंड में सीसीएल मूल निवासियों के लैंड को अधिग्रहण कर रही है और उसके एवज में लोगों को 2 एकड़ भूमि दे रही है, तो ये क्या जायज है? नहीं, जायज ना जायज तो अभी मैं यहाँ से बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप ग्राम सभा करके जो भी आपको लगता है कि होना चाहिए तो ग्राम सभा के रिजोल्यूशंस कीजिए, नोटिस कीजिए। 5 दिन के नोटिस में भी ग्राम सभा की जा सकती है, और ग्राम सभा के रिजोल्यूशंस पास कीजिए। आपको जो लगता है कि वो जमीन देना है या नहीं देना है, या अगर जमीन देना है तो फिर आपको जमीन कितनी होना चाहिए, क्या रेट से होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, या सीसीएल में कुछ शेयर होल्डिंग होना चाहिए, इसके रिजोल्यूशंस पास कीजिए ग्राम सभा से।
विधिवत तौर पे, कानूनी तौर पे ग्राम सभा कीजिए, उसकी नोटिस दीजिए, कलेक्टर को दीजिए, माइनिंग अथॉरिटीज को दीजिए, आपके सीओ को दीजिए, बीडीओ को दीजिए, पंचायत के ऑफिसर्स को दीजिए, पंचायत के सचिव को दीजिए, और बाकायदा रिजोल्यूशन पास करके फिर वो अथॉरिटीज को दीजिए और उसको एनफोर्स कीजिए, और गवर्नर को भी दीजिए, ट्राइबल मिनिस्टर को भी दीजिए। तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक ये आपका सोल्यूशन आएगा। सर अभी रोजगार का मुद्दा तो काफी छाया हुआ है पहले से ही, तो नौकरियां खत्म होती जा रही है और लोग हमारे हरिओम नागर जी पूछ रहे हैं कि अगर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनती है तो किस तरह से रोजगार लोगों के युवाओं को मिलेगा देश के। नहीं, एपीआई का अगर सरकार बनती है तो मैं आपको इतना तो चैलेंज से कह सकता हूं कि भारत में जो 72 करोड़ लोगों को लगभग रोजगार होना चाहिए आज की तारीख में, वो 72 करोड़ लोगों को जो है वो रोजगार दिया जा सकता है। अभी इफेक्टिवली 52 करोड़ लोगों को रोजगार होना चाहिए आज के इसमें, पर आज हमारे पास 45 करोड़ लोग भी रोजगार नहीं है उनको अवेलेबल। देखिए, अगर भारत में रोजगार को लाना है तो आपका इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अभी आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव यानी पूंजी लगाओ पूंजी कमाओ। तो पूंजी लगाओ पूंजी कमाओ में जो है उसी तरह से मॉडल बनाया जाता है। हमको दो तरह के मॉडल को जरूरत है। कैपिटल की जरूरत तो रहेगी, लेकिन कैपिटल की जरूरत के साथ में लेबर इंटेंसिव यानी श्रम, जहां ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, वो एक मॉडल लाना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि केवल श्रम से जो है आपको ग्रोथ नहीं होगी, तो नॉलेज एंड इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ लाना पड़ेगा। यानी ज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च करके जो नई नई टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस हम करें, तो वो लाना पड़ेगा। तब जाके हमारा प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी हमारा माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेज सेक्टर, इसमें जो है ये 70-72 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, इसके लिए हमको इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा, हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको साइंस बेस्ड बनाना पड़ेगा, नॉलेज बेस्ड बनाना पड़ेगा, ह्यूमैनिज्म बेस्ड बनाना पड़ेगा। तो अगर एजुकेशन पॉलिसी मैं बनाऊंगा तो उसका आधार साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगी, उसका आधार वेरियस नॉलेजेस रहेंगे, वेरियस नॉलेजेस वर्ल्ड के रहेंगे, जिसमें सोशल साइंसेस भी आएंगी, ह्यूमैनिटीज भी आएंगी, और इसके साथ ह्यूमैनिज्म को पढ़ाया जाएगा, राइट्स को पढ़ाया जाएगा, डेमोक्रेसी को पढ़ाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया जाएगा। तो ये अगर आप कर लेते तो आपका जो ह्यूमन टैलेंट है वो जो है वो ऊपर आ जाएगा। 90% लोगों को आपको हायर एजुकेशन देना है, अभी आप 25-26% पे है। दुनिया में सारी कंट्रीज में आप देखेंगे लगभग 90% जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें हायर एजुकेशन है। स्किल डेवलपमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट लगभग 80% लोगों का आपको करना पड़ेगा। 10-15 साल में अगर ये दोनों चीजें की जाए, आपकी एजुकेशन पॉलिसी ठीक की जाए और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक की जाए, तो मेरा ये दावा है कि 10 साल अगर मेरी सरकार रहती है तो हम अमेरिका चाइना के बराबर जो है वो आ सकते हैं। ये मेरा दावा है और ये मैं करके दिखा सकता हूं, लेकिन उसके लिए 10 साल गवर्नमेंट कम से कम लगेगी, और उसकी पहले स्टेप है कि मैं 24 में पार्लियामेंट पहुंचूं। तो इसलिए आप लोगों को मुझसे केवल फेसबुक लाइव पर चर्चा ही नहीं करना है, 24 में ये कोशिश करना है कि एपीआई के कुछ सांसद जीत के जाए, जो मैं चाहता हूं कि जो 50-55-100 सीटें हम तैयार कर रहे हैं जीतने वाली, उसमें से लोग जीत कर जाए, और उनको जिताते जो है मुझे भी संसद में जो है वो पहुंचना है, तो उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। सर सवाल काफी आ रहे हैं, और ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो सवाल आ रहे हैं तो रिपीटेड हो रहे हैं। तो हमने पहले ही इस फेसबुक लाइव में के माध्यम से शुरुआत में सर को पूछा है, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तब आप साथी लोग इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो जो रिपीटेड सवाल है वो मैं नहीं ले रहा हूँ। अच्छा सर, ये एक और बात देखने को आई है कि दुनिया में जो है धर्म को न मानने वाले लोगों की संख्या अभी काफी बढ़ रही है, 3रे नंबर तक आ गई है। तो इसके पीछे का आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, रिलीजन को ना मानने वालों की 2 तरह के लोग हैं। एक जो गॉड को नहीं मानते, वो जो है अथीस्ट लोग जो है वो हुए। दूसरा, इसके अलावा जो है जो साइंस को समझे हैं और ह्यूमैनिज्म को समझे हैं, यानी वो आबादी दुनिया की जो विज्ञान को ज्यादा समझ गई और मानवता को समझी है, और वो समझते हुए उनको समझाएगी इसके लिए धर्म काल्पनिक है, इनकी जरूरत ही नहीं है। विज्ञान में सब जो है वो नॉलेज है ऑलमोस्ट ऑल, और सब समाधान है, और इंसान को केवल प्रकृति में इंसान है वो इंसानियत के तौर पर उसको समझा जा सकता है। उसके लिए वेरियस नॉलेजेस है वर्ल्ड के। तो रिलीजन का जो सिग्निफिकेंस है वो समाप्त हो गया उन लोगों के लिए, और ऐसे लोगों की आबादी अभी लगभग 18% के ऊपर हो गई है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लगभग 30% आबादी क्रिश्चियनिटी को मानने वालों की है। लगभग जो है वो
21-22% लगभग जो आबादी है वो इस्लाम को मानने वालों की है, और उसके बाद जो तीसरे नंबर की आबादी है अभी दुनिया में वो किसी भी धर्म को ना मानने वालों की है। और ये साइंस और ह्यूमैनिज्म का जो ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है उसके वजह से ये हुआ है। सर, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में अभी जा रहे हैं। कुछ लोगों का अगर इम्पोर्टेंट सवाल है तो आप जरूर लेंगे, वो पूछते रहे अपने अपने सवाल टाइप के। अगर वो रिलेवेंट सवाल है तो बिल्कुल लेंगे, और आगे प्रोग्राम में हम इसके लिए चालू रख सकते हैं, लेकिन आपके कुछ अच्छे सवाल फील्ड से आना जरूरी है। सर, और एक चीज देखने को मिलती है कि लोग जय जयकार करने में किसी विचारधारा, किसी व्यक्ति या वेरियस जय जयकार करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, खुद की सेल्फ स्टडी कम करते हैं। तो क्या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति या समाज जो है किसी व्यक्ति का जय जयकार करने से आगे जाएगा, या पढ़ाई लिखाई या अपना इंडिविजुअल मेहनत से आगे जाएगा? नहीं, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति या कम्युनिटी का जो एडवांसमेंट है वो जब तक साइंटिफिक नॉलेज और जब तक जो है नॉलेज का एडवांसमेंट नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कंट्री का एडवांसमेंट नहीं होता। अगर आप डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड साइंस को देखेंगे, जो हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर आ गए, हम नो राइट से लेके बर्थ राइट, नेचुरल राइट से लेके फंडामेंटल राइट से लेके ह्यूमन राइट्स तक आ गए। हम पहले राजेशाही से लेके सामंतशाही से लेके अब लोकशाही यानी लोकतंत्र तक आ गए हैं। पहले हम नो लॉ से लेकर जो है, या केवल क्रिमिनल लॉ से लेके जो है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तक आ गए हैं। जब हम इकोनॉमिक्स में जो है फ्यूडलिज्म से लेके इंडस्ट्रियलिज्म से लेके फिर कैपिटलिज्म तक आ गए, सोशलिज्म तक आए, फिर उसके फ्यूजन्स की तरफ जो है हम लोग आगे जा रहे हैं। तो दुनिया में जो इंसान जो है, वैसे ही हर फील्ड में जो है आप डेवलपमेंट देखेंगे, तो ये तमाम जो डेवलपमेंट हुए हैं वो साइंस के डेवलपमेंट से हुए हैं, वो नॉलेज के डेवलपमेंट से हुए हैं। और जहां तक नॉलेज और साइंस है, देखिए आज जैसे मोदी ने कहा कि वेदों के इसमें से किया, मदर इज इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये कुछ भी कह दिया, तो ये ऐसा कहने से, स्लोगन कहने से, किसी एक धर्म का, एक किताब का, एक महामानव का, एक व्यक्ति का गुणगान गा लेने से आपका साइंटिफिक नॉलेज और जो बाकी नॉलेज है वो एडवांसमेंट नहीं होता है। अब नॉलेज की जहां तक बात है, सिविलाइजेशंस की जहां तक बात है, कोई भारत में सब डेवलपमेंट नहीं हुआ। भारत के पहले, मैं बार बार कहता हूं, आदिवासियों की सभ्यता रही जो केवन फॉरेस्ट सिविलाइजेशन रही, उसके बाद में सुमेरियन सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट है, मेसोपोटेमिया है, उसके बाद में चाइना है, इंडिया है, इजिप्ट है, फिर आपका जो है वहां पर माया और इनका सिविलाइजेशन, ओल्मेक सिविलाइजेशन है, इनका बाद में आया है। तो ये तमाम सिविलाइजेशन है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर प्राचीन सभ्यताओं के बाद में जब आप आएंगे तो वेरियस रिलीजन्स में भी कुछ थॉट है जो उन्होंने दिया। उसके बाद अगर आप मॉडर्न एरा में आते हैं तो पर्टिकुलरली एज ऑफ रीजन, एरा ऑफ एनलाइटनमेंट एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये तमाम ओरिजिन जो है वो यूरोप से हुआ, जो आज जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, या कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक थियरीज के डेवलपमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट्स है, ये सारा का सारा मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड से हुआ है। तो इसलिए हमको ये कह लेना कि भाई एक ही व्यक्ति को नॉलेज आ गया, एक ही व्यक्ति को समझ गया, उसी को सब समझ गया, ये बुद्धू बने की निशानी है। जिस इंसान की खुद की स्टडी नहीं होती है, जिन लोगों का खुद का स्टडी नहीं होता है, केवल वो लोग जो है वो जय जयकार कहते हैं, गुणगान करते हैं। मैं समझता हूं कि रिस्पेक्ट करना एक अलग बात है, लेकिन जय जयकार करने से कोई भी व्यक्ति और कोई भी देश या समाज जो है वो आगे नहीं जा सकता है। ज्ञान विज्ञान के संवर्धन से, उसके संशोधन से ही इंसान आगे जा सकता है। सर, विनय जी पूछ रहे हैं कि चाइना इतना आगे जा रहा है सर हर फील्ड में, तो उसके पीछे क्या साइंस, पॉलिसी, किस तरह का मैकेनिज्म काम कर रहा है चाइना के अंदर, जो इस तरह के अभी राइजिंग कंट्री अमेरिका को पीछे छोड़ने जा रही है चाइना? एवरीथिंग माइनस डेमोक्रेसी। अगर आप चाइनीज मॉडल मुझे पूछोगे तो इट इज एवरीथिंग माइनस डेमोक्रेसी। दे फॉलो एवरीथिंग, दे डू नॉट बिलीव इन रिलीजन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। They believe in some sort of philosophy, that is Confucianism. That is important. Chinese civilization has been a non-religious civilization for a very long period. Since the ancient period, China was a non-religious civilization, unlike the Indian civilization or the Middle East civilization, which were mainly religious. Then after the Communist Revolution, the revolution of Mao, they adopted socialism according to Chinese characteristics, not even the USSR model of Stalin state socialism, that they didn't adopt it.
Then they transmogrified, you see, the model of socialism. चाइना ने उसको भी जो है वो अमेंड किया, कैपिटलिज्म के साथ फ्यूजन किया. अभी सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई और रिसर्च चाइना में हो रहा है, along with अमेरिका एंड some other countries, वो उसके अंदर हो रहा है. तो डेमोक्रेसी को छोड़ के वो कंसल्टेशन करते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है, मल्टी पार्टी है, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों का फ्यूजन, और उसमें भी चाइनीज मॉडल को बनाना, ये चाइना के लोगों की जो है वो कारण है कि चाइना जो है, उसको रिपीट नहीं करूंगा. जिस तरह से राहुल वानखेड़े जी का सवाल है, आप पॉलिसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूछे, कुछ प्रोग्रेसिव सवाल पूछे, ताकि आपके सवाल से बाकी लोगों को भी उनकी जानकारी बढ़े. सर, आप कुछ दिन पहले हमने फेसबुक पे पोस्ट देखा था कि हंसा मेहता जो है उनका यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स के ऊपर कुछ वर्क था. तो इसका कुछ अब डिटेल्स हमारे संविधान सभा या यूनाइटेड नेशन में जिस वक्त ह्यूमन राइट्स की बात हुई, तो उसका कुछ डिटेल हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हंसा मेहता और विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू जो हैं, और BN राव जो हैं, और मुदलियार जो है, और कृष्णमाचारी जो हैं, ये लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन राइट्स को हाइड किया. ये तो विजय लक्ष्मी पंडित और हंसा मेहता तो UN में गए थे, और वहां जाकर जो है पर्टिकुलरली हंसा मेहता का एक कंट्रीब्यूशन है कि ऑल ह्यूमन बींग्स, से जो ह्यूमन बींग्स वर्ड आया है, जेंडर न्यूट्रल जो वर्ड आया है, ये सजेस्ट करने में हंसा मेहता का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि वो पहले ऑल मैन था. तो ऑल मैन था तो उन्होंने कहा कि भाई ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, तो जेंडर न्यूट्रल वर्ड होना चाहिए. तो उसके बाद ह्यूमन बींग्स वर्ड आया, तो ये हंसा मेहता की वजह से आया. तो हंसा मेहता वॉज वेल कन्वर्स्ड कि UDHR 1948 जो है वो बना है और उसको इंडिया ने साइन किया है. तो उनको, और शी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. विजय लक्ष्मी पंडित वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और फिर जवाहरलाल नेहरू वॉज वेल अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. BN राव, he went to America and all those things for drafting the first draft of the constitution, जिसमें 13 शेड्यूल थे और 285 आर्टिकल थे, जिसको BN राव ने ड्राफ्ट किया था. उसके लिए वो अमेरिका गए, वो वेल वर्स थे इसको लेकर. तो इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि संविधान सभा में आकर बोलना चाहिए था कि भाई नहीं, ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा डेवलपमेंट वर्ल्ड में हो रहा है और 53 कंट्रीज ने उसको मान लिया है, हमने भी साइन किया इंडिया में, तो कम से कम हमारे संविधान में एक वर्ड होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का. दीज पीपल शुड हैव सजेस्टेड. तो मैं समझता हूं कि ये लोग मेनली रिस्पॉन्सिबल है, और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी को भी ध्यान देना चाहिए था इस चीज के तरफ में, जो उन्होंने नहीं दिया. तो कलेक्टिवली ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मैं समझता हूं कि हंसा मेहता और ये जिन जो नाम लिए, वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन राइट्स को हाइड करने में इंडिया में. ओके सर, सुमित राज बापू जी का सवाल था कि कुडमी ट्राइब जो है SC/ST लिस्ट के बाहर है, तो उनको अगर शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, वो देखिए, किसी भी कम्युनिटी कोई शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल ट्राइब नहीं है, इसको डिसाइड करने का जो पावर है वो है जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन है उसको है. तो शेड्यूल ट्राइब कमीशन जब तक इसको नहीं कहेगा कि भाई वो शेड्यूल ट्राइब्स है, और वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद लेगा, तब तक के जो है पार्लियामेंट उसको लिस्ट में नहीं ला सकती. तो अगर कोई भी कम्युनिटी ट्राइब है या नहीं है, उसको अगर अपना क्लेम रखना है, तो वो असेंबली तो उसका रिकमेंडेशन भेज सकती है स्टेट की, लेकिन जब तक शेड्यूल ट्राइब कमीशन उसको नहीं कहेगा कि भाई ये शेड्यूल ट्राइब है, तब तक के वो लिस्ट में नहीं आ सकती. तो शेड्यूल ट्राइब कमीशन को कन्विंस करना चाहिए ऑन रिकॉर्ड. सर, अभी क्योंकि फील्ड से भी सवाल जो है रिपीटेड सवाल आ रहे हैं, लोगों ने काफी अच्छे सवाल पूछे आज की इसमें, तो हम सर इस तरह से प्रोग्राम को एंड करना चाह रहे हैं और चाहेंगे कि आप इस ह्यूमन राइट्स डे के उपलक्ष्य में और सारे प्रोग्राम को लेकर आप समराइज करके हमारे दर्शकों को अंतिम संदेश दें आपका. बस मेरा अंतिम संदेश यही है कि भारत के संविधान में मानव अधिकारों को समाविष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. भारत के संविधान में और भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है, और वो जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है. आदिवासियों के सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स को इसमें लाने की ज़रूरत है. रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन को जो है वो एक्सपांड करने की ज़रूरत है. और मानव अधिकारों के जो दूसरे पीढ़ी के, तीसरे पीढ़ी के अधिकार है, वो भारत के संविधान में और बाकी लॉज और पॉलिसीज में जब आएंगे, तब जाके भारत के हर व्यक्ति का, हर नागरिक का जो अधिकार विकास और जो गरिमा है वो एक्सपांड होंगे, वो साकार होंगे. इसके लिए आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हमको ये संकल्प करना चाहिए
कि जो नो राइट से लेके, बर्थ राइट से लेके, नेचुरल राइट से लेकर फंडामेंटल राइट से ह्यूमन राइट्स तक के जो बड़ा सफर है राइट्स का, जो अरिस्टोटल से लेके तो सीरो से लेके तो ह्यूगो ग्रुटस से लेकर तो एक्विनस से लेकर तो हार्ट से लेकर तो होप से लेके, लॉक से लेके तो जो वोल्टायर से लेके, राउसू से लेके, लिंकन से लेके, जेम्स मेडिसन से लेके, थॉमस पेन से लेके, थॉमस जेफरसन से लेके तो मार्क्स और हेगल तक के, और गुनार्ड माइंडल तक के जो, और रॉल्स तक के, तो खैर अभी का ये पीरियड है, ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो ये बहुत, जो राइट्स का डेवलपमेंट हुआ है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अगर राइट्स ना हो तो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं। केवल चुनाव कराना यानी लोकतंत्र नहीं होता। केवल संविधान रहने से वो संविधान में सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस, ये चार चीज़ों को जब हम भारत में और दुनिया में ये तमाम चीज़ें आएगी, तब जाके दुनिया में जो है बड़े बदलाव आएंगे। इसके साथ जैसे हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, या हमारे आदिवासियों के साथ हो रहा जो डिस्क्रिमिनेशन है, माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन है, ये तमाम चीज़ों का बहुतांश रेमेडी जो है वो ह्यूमन राइट्स के अंदर है। फिर कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म की समस्याएं हैं, जिससे विषमताएं बढ़ रही है, जॉबलेसनेस आ रहा है, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी लॉज और पॉलिसीज में प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जब हम लोग देश के अंदर करेंगे, तब जाकर भारत में ये जो आंदोलन और ये जो उद्रेक हर दिन हो रहा है और लोगों को रोड पर आना पड़ रहा है हर दिन, तो वो चीज़ें कम होंगी, और तब जाके भारत का सही मायने में चौतरफा सर्वांगीण विकास होगा। तो पीपल फर्स्ट, कंट्री सेकंड, नेशन लास्ट। मैं मोदी जी का आज का रिप्लाई दे रहा हूं, जो उन्होंने कहा नेशन फर्स्ट, मैं नेशन लास्ट कह रहा हूं। पीपल फर्स्ट, कंट्री सेकंड, नेशन इज इमेजिनरी, ठीक है, जैसा भी हो वो आइडिया हो तो वो लास्ट में हो, और ह्यूमन राइट्स फर्स्ट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट होना चाहिए, तब जाके डेमोक्रेसी एनरिच होगी, तब लोगों का जीवन में जो है वो एक सही मायने में जो है वो विकास आएगा, अधिकार और गरिमा के साथ में। ऐसा नया ऑर्डर भारत में और वर्ल्ड में बनाने की जरूरत है, तब जाके इंडिया जो है वो सही मायने में ग्रेट गोंडवाना होगा, मोदवेड़ची गोंडवाना होगा, और तब जाके मोदवेड़ची वर्ल्ड जो है वो निर्माण होगा। इसको करने के लिए फिलॉसफी, इडियोलॉजी काम में नहीं आएगी, आपको साइंस, नॉलेज एंड सोल्यूशन से ये तमाम काम करना होगा। ये मेरा कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का समाधान है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इसके प्रति कटिबद्ध है। ये भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन चीज़ों को भारत में करना चाहती है, और इसलिए एपीआई जैसी कोई दूसरी पार्टी देश में नहीं है। इसको हम देश में करेंगे, और करके जो है वो हम इन चीज़ों को साकार करेंगे। उसके लिए इलेक्शन लड़ना भी जरूरी है। आज 22 से 25 स्टेट्स में एपीआई जो है वो स्प्रेड हो रही है, पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. API is spreading on a very large scale due to, you see, this unique policies of cosmic humanism and the various science, knowledge and solutions of cosmic humanism, and the various, you see, policies and the various reforms that API is seeking to bring in India and give away a solution to the world also. So it has been expanding, and you see it's being expanding on a very fast scale in the northeastern part of India and South India also, and people are being attracted towards, you see, API in a unique manner. और क्योंकि एपीआई इसको करना चाहती है और हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और इसके लिए मिशन 2024 हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके पहले आने वाले असेंबली इलेक्शंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हम ये चाहेंगे कि पार्लियामेंट हम जीत के जाए, और पार्लियामेंट जीत के जाने पर जो है वो ये काम और ज़्यादा फास्ट हम कर पाएंगे। आज मेरे वजह से भारत की सरकार मजबूर हो गई, संसद मजबूर हो गया, और 1224 संसद उनको करना पड़ रहा है, 888 लगभग जो है लोकसभा में करना पड़ रहा है, 314 या 324 जो है वो राज्यसभा में करना पड़ रहा है। ये बात मेरे 17 के बिल के पहले कोई नहीं किया। मेरे वजह से सांसदों की संख्या जो है भारत में बढ़ी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड डेमोक्रेटिक मेथड्स एंड ह्यूमन राइट मेथड्स को मैंने अडॉप्ट किया, उसके वजह से आज सरकार और संसद कंपेल हो गई। तो मैं चाहूंगा कि उन नए सांसदों में मैं भी एक सांसद हूं, और एपीआई के भी और सांसद हो, ताकि ये काम हम बड़े आसानी से देश में कर सके, और आपको बार बार सड़क पर आने का जो है वो नौबत ना आए, और सही मायने में भारत विकासशील राष्ट्र बनकर, एक विकासशील कंट्री बनकर अमेरिका, चाइना के बरोबर जो है वो आ सके। ये जो ड्रीम है ग्रेट गोंडवाना का, मोदवेड़ची गोंडवाना और मोदवेड़ची वर्ल्ड का, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के आधार पर ये करना ज्यादा जरूरी है। इसको करने के लिए आप मेरी बात को समझेंगे
और एपीआई को सपोर्ट करते हुए भारत में जिताएंगे, ऐसी आप सब लोगों से अपील करता हूं। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। चिरायु हो, चिरायु हो, संविधान दिवस चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो, मानव अधिकार दिवस चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो, संविधान दिवस चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो, मानव अधिकार दिवस चिरायु हो। लॉन्ग लिव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया, लॉन्ग लिव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया, लॉन्ग लिव द ह्यूमन राइट्स, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्ग लिव द ह्यूमन राइट्स, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। धन्यवाद।